प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आज एमए फाइनल संस्कृत का थर्ड पेपर गद्यपद चंपू के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय, जो कि अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित है, का सामान्य परिचय एवं उससे पूर्व आने वाले गद्य साहित्य का जो सामान्य परिचय है वो आपको मैं आज के इस लेक्चर में बताऊंगी। तो आप इसको ध्यान से सुने कि शिवराज विजय जो पुस्तक है वो गद्य काव्य है। जो गद्य है उसके बारे में वामन जी ने कहा है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। वामन की यह युक्ति केवल उक्ति ही नहीं, यह एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी भाषा के साहित्य को कसौटी पर रख देता है। विश्व का साहित्य इस बात का साक्षी है कि हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार का आधार गद्य होते हुए भी विश्व के उपलब्ध प्रारंभिक साहित्य का अधिकांश भाग पद्य में है। किसी भी भाषा के साहित्य को उठाकर देखें तो बोलचाल की भाषा के गद्य में होते हुए भी साहित्य की भाषा में पद्य का प्रयोग हुआ है। इस पद्य प्रयोग के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे प्रमुख कारण पद्य का लालित्य और उसका सहज स्मरणीय गुण है। पद्य की भाषा लय और ताल में बंधकर मोहिनी रूप धारण कर पाठक के मन को विमोहित करती है। अर्थात पद्य में लिखा हुआ जो काव्य है वो अधिक मनोरम पाठक को लगता है। उसकी वह विमुखता उसके लेखन और प्रचार का कारण बन जाती है। गद्य काव्य का लेखन सहज होते हुए भी उसमें उत्कृष्टता एवं लोकप्रियता प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि गद्य काव्य जनता के अधिक निकट है। ये तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि नित्य प्रति के संघर्षपूर्ण जीवन में अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो गद्य ही है, न कि पद्य, क्योंकि ये सरल, सुबोध और स्पष्ट होते हुए भी संक्षिप्त, यथार्थ और तथ्यपरक होता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में इसका प्रचुर प्रयोग होता रहा है। इसलिए जनसामान्य में प्रचलित विचार विनिमय का साधन भी गद्य ही है। घटना प्रधान, वर्णन प्रधान, बुद्धि प्रधान, चिंतन प्रधान एवं आलोचनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति में भी इसलिए गद्य का प्राधान्य रहा है। यदि ये कहें कि अनिवार्यता रही है तो भी वो असंगत नहीं होगा। पद्य काव्य के अक्षरों की नियता अवस्थिति होती है। संगीत की ध्वनि से स्वतः माधुर्य एवं लालित्य का आस्वादन मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि गद्य कवियों की कसौटी है, क्योंकि गद्य काव्य में अपना दोष किसी अन्य पर आरोपित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार दूतकार
पराजित होने पर पासों पर दोषारोपण कर देता है, परंतु शतरंज का खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शतरंज में बुद्धि का ही प्रश्न उठता है। इसी प्रकार गद्य काव्य में कवि की बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान और उसकी कला कुशलता की परीक्षा होती है। अतः वामन का ये कथन सर्वथा सार्थक है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदन्ति। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में ही नहीं, विश्व की प्रत्येक भाषा एवं साहित्य में 18वीं शताब्दी तक पद्य की अपेक्षा गद्य का वैरिल्य रहा है, अर्थात गद्य काव्य गौण लिखे गए, कम लिखे गए हैं। अब गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास देखते हैं हम। संस्कृत साहित्य के गद्य का प्राचीनतम रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य का कृष्ण यजुर्वेद इसी दृष्टि से हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। किंतु कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण भी ये गद्य ही है। उसमें गद्य का मिश्रण है, इसलिए उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता गद्य के आदि प्रयोग की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताओं काठक और मैत्रायणी में भी प्रचुर गद्य का प्रयोग हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद में भी गद्यात्मक मंत्रों का अस्तित्व है। यजुर्वेद के इस गद्य के अनंतर काल क्रम से अथर्ववेद के गद्य का समय आता है, जहाँ कृष्ण यजुर्वेद की विभिन्न संहिताओं ब्राह्मण गद्य साहित्य गद्यमय है। आरण्यकों और प्राचीन बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, कौशितकी आदि उपनिषदों में भी गद्य की प्रचुरता है। इस प्रकार गद्य के उद्भव के अध्ययन की दृष्टि से वैदिक साहित्य का बहुमूल्य योगदान सिद्ध होता है। उपरोक्त संपूर्ण गद्य साहित्य, जिसकी अभी हमने चर्चा की, कृष्ण यजुर्वेद एवं ब्राह्मण साहित्य का गद्य वैदिक कर्मकांड की व्याख्या से संबंधित होने के कारण प्राय ब्राह्मण ग्रंथों की शैली का ही है। अर्थात ये जो गद्य लिखा गया वो सब का सब कर्मकांड की व्याख्या से संबंधित है। गद्य का विकास हम देखते हैं थोड़ा सा। वैदिक काल से गद्य का विकास प्रारंभ होकर जो गद्य की धारा साहित्य में चली, वो बड़ी ही सहज और सुखद है। वैदिक काल में लिखा जाने वाला गद्य सरल एवं बोलचाल का गद्य है। इसमें बाण भट्ट जैसी प्रौढ़ता एवं समास बहुलता नहीं है, और न ही इस काल के गद्य में समास बहुलता और ओजो भूयस्त्व के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। वेदांग साहित्य का जो गद्य है, उपनिषद साहित्य भी गद्य में लिखे गए, वेदांग भी गद्य में लिखे गए। अष्टाध्यायी एवं सूत्र ग्रंथों की शैली सूत्रात्मक है। इसी शैली ने आगे चलकर जिस संस्कृत गद्य का प्रवर्तन किया उसे परिष्कृत और अलंकृत गद्य कहा जा सकता है। इस शैली में विकसित गद्य के दो भेद किए जा सकते हैं, एक शास्त्रीय गद्य, दूसरा साहित्य गद्य। इन दोनों को हम क्रम से अनलंकृत
और अलंकृत गद्य भी कह सकते हैं। यानी जो शास्त्रीय गद्य है वो अलंकार रहित है, जबकि साहित्यिक जो गद्य है वो अलंकृत गद्य है, यानी उसमें अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। शास्त्रीय गद्य के दर्शन हमें व्याकरण, वैदिक और दार्शनिक ग्रंथों में होते हैं। इन ग्रंथों का ध्येय अर्थ की अभिव्यक्ति रहा है, अतः शब्द भले ही रूक्ष हों किंतु भाव अधिक स्पष्ट हो। यह नीति गद्य को अलंकृत होने से रोकती है। फिर भी पतंजलि, सबर स्वामी, शंकराचार्य और जयंत भट्ट के गद्य में हमें शास्त्रीय गंभीरता और काव्य जैसे आस्वादन भी मिल जाते हैं। इनका गद्य उदात्त और प्रांजल भी है। पतंजलि का गद्य यद्यपि अलंकृत नहीं है, फिर भी उसकी भावाभिव्यक्ति सरल तथा प्रांजल है। अलंकृत गद्य के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। अलंकृत गद्य के दर्शन हमें संस्कृत नाटक, चंपू और गद्य काव्य के ग्रंथों में होते हैं। इस प्रकार के गद्य का उदय विकास कब हुआ यह कहना असंभव है। फिर भी हमें इसके सर्वप्रथम दर्शन रुद्रदामन के ईसवीं 150 के गिरनार लेख में होते हैं। इस लेख का गद्य प्रौढ़, प्रांजल, अलंकारिक होने के साथ साथ हृदय आह्लादक भी है। इसके लेखक ने अपने गद्य का स्वरूप स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन गद्यकार कौन कौन से हैं। संस्कृत साहित्य के अलंकृत गद्यकारों में केवल 3 नाम उल्लेखनीय हैं जिनकी रचना भी उपलब्ध है। उनके नाम हैं दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट। दंडी का जो काव्य है, उन्होंने जो गद्य लिखा है वो है 10 कुमार चरितम। इसके बाद दूसरे जो गद्यकार आते हैं वो है सुबंधु। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। इनकी ये एकमात्र रचना ही उपलब्ध है। ये प्रमुख रचना है इनकी और एक ही मात्र है। तीसरे हैं बाणभट्ट। ये सब प्राचीन गद्यकार हैं। हम देखते हैं आधुनिक गद्य। आधुनिक जो गद्य लेखक हैं आधुनिक युग के, उनमें एक नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा सकता है। जिनमें है पंडित अंबिकादत्त व्यास। इनकी रचना शिवराज विजय शिवाजी के जीवन पर आधारित एक उत्कृष्ट उपन्यास है, जिसका कि अध्ययन हम अब
इस हमें फाइनल के सिलेबस के अंतर्गत करते हैं। ये शिवाजी के जीवन पर आधारित एक संपूर्ण उपन्यास है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। शिवराज विजय 18वीं शताब्दी का सबसे प्रशंसनीय गद्य काव्य है। इसके प्रणेता पंडित अंबिकादत्त व्यास। ये जयपुर निवासी थे। अंबिकादत्त व्यास जी, इस कवि ने बिहार प्रांत से संस्कृत विद्यालय में बहुत समय तक अध्यापन के साथ हिंदी संस्कृत भाषा में 75 पुस्तकें लिखी। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना करके संस्कृत शिक्षा पद्धति में सुधार किया। शिवराज विजय में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ में लिखी गई जो कृति जन जागरण में सहायक हुई, अवसर के अनुसार कवि की कल्पना की बहुलता तथा ऐतिहासिकता से भी कम नहीं हुई। संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपनी अलग छवि तथा अपना नाम संस्कृत साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले साहित्याचार्य अंबिकादत्त व्यास जी महान प्रतिभा से ओतप्रोत थे। इन्हें व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत में भी इनकी अद्भुत गति थी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी, कविता कला में भी ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि 100 प्रश्नों को सुनकर सभी प्रश्नों का क्रमागत उत्तर देने की अद्भुत क्षमता इन्हें प्राप्त थी। इन्हें घटिका शतक अथवा शतावधान नामक अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त थी। पंडित अंबिकादत्त व्यास पूर्ण अधिकारी थे इन उपलब्धियों को पाने के। उनकी करीब 70 रचनाओं में शिवराज विजय, सामवतम नामक नाटक, गुप्ताशु शुद्धि प्रदर्शनम, अबोध निवारण तथा बिहारी बिहार हिंदी काव्य है। ये बिहारी बिहारी प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।